नमस्कार। कभी सोचा है कि 1 अरब से ज्यादा लोगों के लिए एक ही किताब में सारे नियम लिखने हो तो कैसा होगा? एक ऐसा देश जो भाषाओं, संस्कृतियों और मान्यताओं से खचाखच भरा हो। देखिए, यही वो कमाल का काम है जो भारत के संविधान निर्माताओं ने किया था। आज हम इसी शानदार दस्तावेज, दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधान की बनावट को समझने वाले हैं। ये सवाल ही कितना बड़ा है ना? दुनिया के सबसे विविध देशों में से एक के लिए एक ऐसा ढांचा कैसे तैयार किया जाए जो सबको एक साथ लेके चले। भारत का संविधान ठीक यही करने की एक कोशिश है। तो ये सिर्फ कोई कानून की किताब नहीं है, ये 1 अरब सपनों को एक साथ जोड़े रखने वाले वादे का ब्लूप्रिंट है। तो चलिए, इस ब्लूप्रिंट को समझने के लिए एक छोटा सा सफर करते हैं। हम पहले इसकी पूरी बनावट को देखेंगे, फिर इसकी अनुसूचियों और भागों की गहराइयों में उतरेंगे। हम दल बदल विरोधी कानून जैसे खास हिस्से पर जूम इन भी करेंगे, और आखिर में हम ये देखेंगे कि ये दस्तावेज कैसे एक जीती जागती चीज की तरह है जो भारत के साथ साथ बढ़ रहा है और बदल रहा है। तो ऐसा सोचते हैं कि संविधान एक बहुत बड़ा आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट है। अब जैसे किसी भी अच्छी इमारत के डिजाइन में होता है, इसमें भी कुछ मुख्य हिस्से होते हैं और फिर कुछ अपेंडिसेस यानी परिशिष्ट होते हैं जिनमें सारी बारीकियां दी होती हैं। बस इन्हीं दो चीजों को, जिन्हें हम भाग और अनुसूचियां कहते हैं, संविधान में इस्तेमाल किया गया है ताकि सब कुछ व्यवस्थित रहे और नींव मजबूत बनी रहे। इसको ऐसे समझिए, भाग जो हैं वो तो हैं मेन चैप्टर्स जो बड़ी कहानी बताते हैं कि नागरिकों के अधिकार क्या हैं, सरकार चलेगी कैसे। और अनुसूचियां, वो किताब के आखिर में दिए गए अपेंडिसेस की तरह हैं, जहां सारी एक्स्ट्रा डिटेल रखी जाती है, जैसे किसको कितनी सैलरी मिलेगी या कौन कौन सी भाषाएं आधिकारिक तौर पर मानी जाएंगी। ये मेन कहानी को बिल्कुल साफ सुथरा और पढ़ने में आसान रखने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। तो सबसे पहले बात करते हैं इन अनुसूचियों की। ये वो जगह है जहां संविधान एकदम प्रैक्टिकल हो जाता है, मतलब शासन के रोजमर्रा के कामकाज और उसकी बारीकियां यहीं तय होती हैं। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। जब संविधान बना था तो उसमें सिर्फ 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब 12 हैं। ये जो बढ़ोतरी हुई है वो हमें सीधे सीधे क्या बताती है? वो ये बताती है कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक ऐसा दस्तावेज है जो देश की बदलती जरूरतों के साथ बड़ा होता है और खुद को ढालता है। ये अनुसूचियां बहुत सारी चीजें कवर करती हैं। जैसे पहली अनुसूची भारत का नक्शा तय करती है, जिसमें हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का जिक्र है। दूसरी ये पक्का करती है कि राष्ट्रपति से लेकर जजों तक हमारे बड़े अधिकारियों को सही वेतन मिले। और बाकी की अनुसूचियां भी संसद में सीटों के बंटवारे से लेकर आदिवासी इलाकों की सुरक्षा और भारत की ढेरों आधिकारिक भाषाओं को मान्यता देने तक सब कुछ संभालती हैं। और ये जो टेबल है, ये भारत के संघीय ढांचे का दिल है। 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को साफ साफ बांटती है। संघ सूची में 100 विषय हैं, जैसे रक्षा और विदेश मामले, जिन पे सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची में 61 विषय हैं, जैसे पुलिस और पब्लिक हेल्थ, जो राज्यों के लिए है। और फिर आती है समवर्ती सूची, जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। ये शक्तियों का एक बहुत ही सोचा समझा संतुलन है, ताकि देश मिलकर आराम से काम कर सके। देखिए, संविधान सिर्फ जमीन और कानूनों के बारे में नहीं है, ये लोगों और उनकी संस्कृति के बारे में भी है। और भारत के दिल में बसती है उसकी जबरदस्त भाषाई विविधता, जिसे 8वीं अनुसूची में बड़ी खूबसूरती से जगह दी गई है। और ये टाइमलाइन दिखाती है कि हमारा संविधान कितना अडेप्टेबल है। 1950 में 14 भाषाओं से शुरुआत हुई और फिर समय के साथ इसमें संशोधन करके और भाषाओं को शामिल किया गया। ये इस बात को पक्का करता है कि भारत का जो विविध सांस्कृतिक ताना बाना है, वो इसके सबसे बुनियादी दस्तावेज में भी झलके। ठीक है, तो अपेंडिसेस यानी अनुसूचियों की बात हो गई। अब आते हैं ब्लूप्रिंट के मेन चैप्टर्स पर। ये हैं भाग, और यही वो हिस्से हैं जो देश के मूल सिद्धांतों और उसकी पूरी बनावट को तय करते हैं। अनुसूचियों की तरह ही भागों की संख्या भी बड़ी है। मूल 22 से अब हमारे पास 25 भाग हैं। हर नया भाग शासन की एक नई चुनौती या एक नए क्षेत्र को दिखाता है, जिसे संबोधित करने की जरूरत पड़ी। इन्हीं भागों में हमारे देश की नींव है, इसके पिलर्स हैं। शायद सबसे जरूरी भाग 3 हमें हमारे मौलिक अधिकार देता है, बोलने की आजादी, बराबरी का अधिकार। भाग 5 और 6 केंद्र और राज्य सरकारों की पूरी मशीनरी के बारे में बताते हैं।
और हाँ, सबसे अहम भाग XX हमें ये बताता है कि इस ब्लूप्रिंट में बदलाव कैसे किया जा सकता है ताकि ये हमेशा एक जीवंत दस्तावेज बना रहे। अच्छा, थियोरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि ये संविधान असल दुनिया की किसी समस्या को कैसे सुलझाता है। इसके लिए हम 10वीं अनुसूची पर एक करीबी नजर डालेंगे, जिसे ज्यादातर लोग दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं। तो हुआ ये कि 1980 के दशक में भारत एक बड़ी समस्या से जूझ रहा था, राजनीतिक अस्थिरता। इसकी एक बड़ी वजह थी विधायकों का चुनाव के बाद पार्टियां बदलना, जिसे मजाक में आया राम गया राम की घटना कहा जाने लगा। तो 1985 में इसी हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने और सरकारों में स्थिरता लाने के लिए दल बदल विरोधी कानून लाया गया था। इस कानून में बहुत साफ नियम है कि किसी विधायक को कब अयोग्य ठहराया जा सकता है। अगर कोई अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ दे तो उसकी सीट जा सकती है। अगर कोई पार्टी के निर्देश यानी व्हिप के खिलाफ वोट करे तो भी उसकी सीट जा सकती है। और ये नियम सिर्फ पार्टी के सदस्यों पर ही नहीं बल्कि निर्दलीय और मनोनीत सदस्यों पर भी लागू होते हैं, ताकि हर कोई उन नियमों से बंधा रहे जिनके तहत वो चुने गए थे। हाँ, लेकिन इसमें एक पेच है। ये कानून व्यक्तिगत दल बदल को रोकने के लिए है, न कि किसी वास्तविक राजनीतिक फेरबदल को। इसलिए ये पार्टियों के विलय यानी मर्जर की इजाजत देता है, लेकिन सिर्फ तब जब पार्टी के कम से कम 2/3 विधायक इसके लिए राजी हों। ये एक बहुत ऊंची शर्त है जो सिर्फ मौके का फायदा उठाने और असली राजनीतिक बदलाव के बीच एक लकीर खींचती है। तो इस कानून को लागू कौन करता है? देखिए, किसी को अयोग्य ठहराने का आखिरी फैसला सदन के स्पीकर या चेयरमैन का होता है। हालांकि ये जानना जरूरी है कि उनका फैसला पत्थर की लकीर नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि इन फैसलों की अदालतों द्वारा समीक्षा की जा सकती है, ताकि ये सुनिश्चित हो कि वो निष्पक्ष और कानून के मुताबिक हैं। इसी को न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। तो जैसा कि हमने अभी तक देखा, भारतीय संविधान की सबसे खास बात शायद यही है कि ये वक्त में कहीं जमा हुआ नहीं है। ये एक जीता जागता सांस लेता हुआ दस्तावेज है जो भारत के साथ साथ लगातार विकसित हो रहा है। ये टाइमलाइन इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। हर कुछ दशकों में एक बड़े संशोधन ने एक नई चुनौती का जवाब दिया है। 1991 में ये भूमि सुधार था, 1985 में राजनीतिक अस्थिरता और 1992 में इसने पंचायतों और नगरपालिकाओं को ताकत देकर शासन को जमीनी स्तर तक पहुंचाया। हर संशोधन इस ब्लूप्रिंट में एक नया अध्याय जोड़ता है। तो आखिर में ये कहानी इन नंबरों में सिमट जाती है, 22 भागों से 25 तक, 8 अनुसूचियों से 12 तक। हर बढ़ोतरी सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक कहानी है, एक राष्ट्र के सामने आई एक नई चुनौती की, और उस चुनौती का सामना करने के लिए उसके सबसे बुनियादी ब्लूप्रिंट के बदलने की। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, अगर संविधान एक हमेशा बड़ा होता हुआ घर है, तो भविष्य में कौन सी नई चुनौतियां जैसे डिजिटल अधिकार या पर्यावरण से जुड़े नियम ऐसे नए कमरे या शायद पूरी तरह से नए विंग्स बनाने की मांग करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो संविधान को हमेशा प्रासंगिक और जिंदा बनाए रखता है।